उसका जो रेलेवेंट कॉस्ट उसका This conference will now be recorded. चलें जनाब शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाह। तो कल हम लोगों ने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अपना उसका जो रेलेवेंट कॉस्ट उसका पार्ट है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कल अगर आपको याद हो हमने एक बड़ी एक सिंपल सी बेसिक एग्जांपल भी देखी, मटेरियल जिसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था, और उसके अंदर हमने ये चीज बड़े अच्छे तरीके से देखी कि भाई अगर आपके पास मटेरियल का कोई सिनेरियो मौजूद है तो उसके अंदर हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अच्छा जनाब, अभी हम आगे चीजों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये मैंने आपको लिखवाया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मटेरियल की। इट इज हायर ऑफ net realizable value या disposal value foregone, contribution loss on another job on which material inventory could be used। और मैंने आपको ये कहा था कि आगे फिर जब एक दो और सिनेरियोज बेसिकली बनते हैं, आगे जब वो सिनेरियोज आएंगे तो हम उनको देख लेंगे, उनको स्टडी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको उसका जो मेन पॉइंट है वो अभी लिखवाना चाहूंगी। ये डिस्कस इंशाल्लाह हमारा आज हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। चले जनाब, इसमें जरा आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नीचे आपने नोट लिखा हुआ है कि इट इज द हायर ऑफ नंबर 1 नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन लॉस अनदर जॉब फॉर व्हिच मटेरियल इन्वेंटरी कुड बी यूज्ड। इसमें आप जरा पॉइंट नंबर 3 भी ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर 3 अपने पास डाल देंगे। सॉरी कमिटेड, कौन से सवाल, ये कौन से क्वेश्चन में आप मुझे वो बताएं ताकि मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताऊं कि इसमें क्या है। अभी हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और बात क्लियर हो जाएगी। नंबर 3 इसमें पहले जरा ऐड कर दीजिए। नंबर 3 इसमें आपने क्या ऐड करना है, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो आप इसको पहले मैं सोची थी कि मैं बाद में अलग से जो है वो आपको लिखवाऊं जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगेन बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये कि अभी आप ये पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लें। वो मैं फाइल दूसरी खुली हुई है, उसी को मैं क्लोज कर देती हूं। चलेंगे, ठीक है, जगह है तो ठीक है, आप अपने पास जो है वो वरना कोई भी साइन बना के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले पॉइंट में एक और थर्ड पॉइंट जरा ऐड कर लें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर 1 और 2 तो मैंने आपको लिखवाया हुआ था, देयर इज अ नंबर 3 एज वेल, और नंबर 3 क्या है, opportunity cost is cost of alternative material into which this material could be converted into minus conversion cost, ठीक है। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अभी रेफर कर रही हूँ, ये हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल इनटू व्हिच दिस मटेरियल कुड बी कन्वर्टेड इनटू माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये थर्ड पॉइंट आप नोट कर लें, चाहे तो आप उसको उस टाइम पे नोट कर लें, चाहे तो अभी कर लें, बेहतर अभी कर लें तो अच्छा है, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें आगे क्या देखना है कि भाई हमने डायरेक्ट मटेरियल्स के विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल्स तो हमने देख लिया कि आपके पास क्या होता है, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट, फिर हम पैक हैंडबुक से इसको जरा देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, माइनस कन्वर्जन कॉस्ट अगेन अप्लाई होते हुए अब मैं मोशन मैं इसको डेफर कर रही हूँ बच्चे, इसीलिए मैं आपको लिखवा नहीं रही थी उस टाइम पे। चले जी, अब हम आते हैं, हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स देख लिया। जो क्लास ऑफ 10 है वो मैं इंशाल्लाह आपको आज होम असाइनमेंट दूंगी, प्लस आप लोगों को इंशाल्लाह आज प्रोसेस कॉस्टिंग के भी हम फाइनल करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को फिर इंशाल्लाह हमने उनको डिस्कस करना है। यही था ना बात, थर्सडे थी या फ्राइडे था, फ्राइडे रखना था एक्स्ट्रा क्लास, थर्सडे फॉर डिस्कशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड बजटिंग, थर्सडे था है ना। तो थर्सडे इंशाल्लाह शाम तक आपके पास टाइम होगा। चले जी, अब हम जरा आ जाते हैं, अब हम जरा लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। तो ये लेबर का ये वाला जो उन्होंने बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये कदर सिंपल है, ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि पहले हम जरा बात कर लेते हैं परमानेंट लेबर की। अगर आपका लेबर जो है वो परमानेंट है, जी सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। अगर लेबर आपका परमानेंट है तो पहली बात तो ये कि आप ये बात आर्ग्यू करेंगे, इस बात के ऊपर आर्ग्यू करेंगे कि भाई अगर लेबर हमारा परमानेंट है यानी कि हमने उसको हायर किया हुआ है, ठीक है, भले ये स्पेशल ऑर्डर आता है या नहीं आता, हमारे पास वो लेबर मौजूद है ना। तो अब अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो बनता है कि हमने पहले से एक लेबर हायर करके रखा है जो कि परमानेंट बेसिस पे हायर करके रखा है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पेशल ऑर्डर इज देयर और नॉट, तो फिर उसके अंदर लेबर की कॉस्ट हम क्या ट्रीट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो आपको सवाल ये पूछना है कि जिस परमानेंट लेबर के बारे में हम बात करें कि उसको हमने डिप्लॉय करना है अपने स्पेशल ऑर्डर पे, क्या उसके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल है या नहीं, यानी कि जो वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि जी परमानेंट लेबर की जो टाइमिंग है हर दिन जो है वो 8 घंटे उसने देनी है हमारी एंटिटी को, ठीक है, 9 to 5 है या व्हाटसोएवर बीच में ब्रेक्स वेक्स हटा के, ठीक है, 8 घंटे की उसकी प्रॉपर उसने ड्यूटी अपनी पूरी करनी है परमानेंट लेबर ने। फॉर एग्जाम्पल अब बात है एंटिटी के दूसरे काम भी तो है, ये तो स्पेशल ऑर्डर है, ये तो स्पेशल ऑर्डर है, बाकी जो रूटीन के काम है, रूटीन के काम से के अलावा क्या उसके पास टाइम अवेलेबल है कि वो स्पेशल ऑर्डर को एंटरटेन करे, ठीक है। अगर तो परमानेंट लेबर के पास पे टाइम अवेलेबल है जिसमें हम उसे स्पेशल ऑर्डर पे लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेलेवेंट कॉस्ट निल है, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट स्पेशल ऑर्डर की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो।
क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि हमने उस लेबर को पैसे देने ही देने थे और उसके पास टाइम भी अवेलेबल था, यानी कि ना हमें उसको किसी दूसरे काम से हटाने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें उसको कोई ओवर टाइम देने की जरूरत पड़ी। बात समझ आई, है ना? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने उसी टाइम के अंदर हमें हमारे स्पेशल ऑर्डर को भी अकोमोडेट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ द स्पेशल ऑर्डर हमारी कोई कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ा, तो रेलेवेंट कॉस्ट उस सिनेरियो में हो जाएगा 0। अब हम आते हैं कि उस परमानेंट लेबर को फॉर एग्जांपल वो पूरे के पूरे 8 घंटे करंटली लगा रहा है, ठीक है, वो पूरे के पूरे 8 घंटे उसके दूसरे कामों पे लग रहे हैं और अब आ गया स्पेशल ऑर्डर। अब आ गया क्या? स्पेशल ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये पूछेंगे कि भाई क्या हम एक्स्ट्रा टाइम उसको कह सकते हैं कि भाई वो ओवर टाइम लगाए, है ना? अगर आपके पास परमानेंट लेबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो ओवर टाइम काम कर सकता है या नहीं कर सकता, कैन एक्स्ट्रा टाइम बी हायर्ड और नॉट, ठीक है? अगर तो वो ओवर टाइम नहीं लगा सकता लेबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको थोड़े से दूसरे काम से हटाना पड़ेगा, है ना? वो कह रहा है कि जी हमारा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है या व्हाटसोएवर, हमारे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि बस उसने 8 घंटे ही काम करना है, 8 घंटे से ज्यादा हम उसका नहीं उसको एम्प्लॉय कर सकते, ठीक है, फॉर व्हाटएवर रीजंस, राइट? तो आप मुझे बात बताइए, वो पूरे के पूरे 8 घंटे करंटली लगा रहा है, स्पेशल ऑर्डर आ गया, वो ये कह रहा है कि जनाब मैं ओवर टाइम नहीं लगा सकता, सारा लेबर ये कह रहा है कि हम ओवर टाइम नहीं लगाते हैं, आप हमें 8 घंटे में हमें अकोमोडेट करें, 8 घंटे में हमसे आप स्पेशल लेबर जो है ना वो स्पेशल ऑर्डर का काम करें। हाँ जी, न्यू लेबर के ऊपर भी बात करते हैं, न्यू लेबर के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है? अगर तो ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे? उसको डिविएट करेंगे, हमने ओवर टाइम लगाना ही नहीं है ना, तो बस एंटिटी की पॉलिसी ही नहीं है कि वो ओवर टाइम किसी को दे, तो हम क्या करेंगे? अपने एग्जिस्टिंग लेबर को दूसरे काम से हम हटाएंगे, जब हम दूसरे काम से हटा के उसको स्पेशल ऑर्डर पे लेकर आएंगे तो उसका मतलब है कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा। इज दैट क्लियर? है ना? इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। अब अगर ऐसी बात है कि हम नया लेबर हायर कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो ओवर टाइम नहीं लगा सकता, परमानेंट लेबर अगर ओवर टाइम नहीं लगा सकता, तो फिर हम क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट लेबर लेकर आएंगे, है ना? तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, जिसको आइडियली उसको करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो इसी फ्लो चार्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया हुआ है। मैं भी आपको बात समझाती हूँ कैसे किया हुआ है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर तो हम एक्स्ट्रा लेबर भी नहीं, नया लेबर भी नहीं हायर कर सकते और ना ही हम अपने एग्जिस्टिंग लेबर को ओवर टाइम भी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन लॉस हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है? हम कुछ भी नहीं कर सकते, नया लेबर भी नहीं हायर कर सकते, कैन एक्स्ट्रा टाइम भी हायर्ड का मतलब यही हुआ ना, क्या एक्स्ट्रा टाइम हम अपने करंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई से लेबर से ले सकते हैं? नहीं, नो ओवर टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेबर का मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम, ठीक है? ना हम ओवर टाइम ले सकते हैं, ना ही हम एक्स्ट्रा टाइम हायर कर सकते हैं न्यू लेबर को एम्प्लॉय करके, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कंट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब अगर इससे ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है, कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है अब्दुल्ला? मटेरियल में हमने डिस्कस किया तो था, कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है? दूसरे कामों से जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे, इनकम फोरगॉन, कंट्रीब्यूशन लॉस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट ही होता है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो दूसरे जॉब के ऊपर से अगर हमने हटा दिया अपने लेबर को, तो दूसरे जॉब का प्रॉफिट हम फोरगो नहीं कर रहे, लॉस हो रहा है ना हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोरगॉन इज कंट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है? अब हम आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे, कैन एक्स्ट्रा टाइम बी हायर्ड। अगर तो एक्स्ट्रा टाइम आप हायर कर सकते हो, तो ये दो सेंस में हम बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम हम लें अपने एग्जिस्टिंग लेबर का, हम ये कहेंगे ठीक है आप पूरे के पूरे 8 घंटे करंटली लगा रहे हो, आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दो, उस एक्स्ट्रा टाइम को क्या कहते हैं? ओवर टाइम, है ना? अगर हमारा एग्जिस्टिंग वही जो हमारा परमानेंट लेबर है वही हमें एक्स्ट्रा टाइम दे, तो हम उसको ओवर टाइम कह रहे हैं, ठीक है? यही एक्स्ट्रा टाइम दूसरे मतलब में भी लिया जा सकता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग लेबर को ना छेड़े, वो पूरे 8 के 8 घंटे दूसरे रूटीन के कामों में लगा रहा है, हम नया लेबर हायर कर लें, एक्स्ट्रा टाइम उस सेंस में भी लिया जा सकता है। तो दोनों सिनेरियोस के अंदर आपके पास क्या होगा? रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ठीक है? इसको मैं कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम भी कह सकती हूँ। अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग लेबर को कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम। इज दैट क्लियर? और अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग लेबर को कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं नया लेबर हायर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ हायरिंग आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग या कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम बोथ कैन बी एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है? तो मैं जरा इसको ओवरव्यू कर देती हूँ, ओवरव्यू दे देते हैं इसको। अगर हमारा परमानेंट लेबर है, तो पहली बात तो ये कि हमें ये पूछना है कि अगर उस परमानेंट लेबर के पास पे टाइम अवेलेबल है, तो हमारी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आएगी नहीं, है ना? तो रेलेवेंट कॉस्ट हमारी हो जाएगी 0 इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से। हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 8 घंटे उसने काम करने, करंटली वो 4 घंटे काम कर रहा है, रिमेनिंग 4 घंटे वो स्पेशल ऑर्डर पे लगा सकता है ना, तो हम तो उसको 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं, हम तो ऑलरेडी उसको 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं। स्पेशल ऑर्डर आने की वजह से जो उसका पूरा टाइम यूटिलाइज होगा, वो एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है ना? ठीक है जनाब? तो रेलेवेंट कॉस्ट हमारी उस सिनेरियो में हो जाएगी निल। अगर हमारे परमानेंट लेबर के पास स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल वो 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है और नॉर्मली वो 8 घंटे ही पूरा का पूरा सारा काम कर रहा होता है, अब आ गया स्पेशल ऑर्डर। अगर तो वो कह रहा है कि भाई मैं कोई ओवर टाइम नहीं लगा सकता और ना ही हम कोई न्यू लेबर हायर कर सकते हैं फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि स्पेशल ऑर्डर के लिए फिर हमें अपने परमानेंट लेबर को दूसरे कामों से हटाना पड़ेगा, दूसरी जॉब्स से हटाना पड़ेगा जो हमारी एंटिटी में चल रही है। दूसरी जॉब्स का जो प्रॉफिट लॉस होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस होगा, वो हमारे इस स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट हो जाएगी, है ना? इनकम फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ये इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से
दूसरे कामों से जो हमारी इनकम लॉस हो रही है क्योंकि अब ये स्पेशल ऑर्डर आ गया, वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं, अगर हमारे परमानेंट लेबर के पास पे टाइम अवेलेबल नहीं है तो या तो हम अपने परमानेंट लेबर को कहेंगे कि ओवर टाइम करो, है ना, या फिर हम परमानेंट लेबर अगर हमारा ओवर टाइम नहीं कर सकता तो हम न्यू लेबर हायर कर लेंगे। इज दैट क्लियर? इन दोनों केसेस में क्या होगा, अगर हमारा परमानेंट लेबर एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा है तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। और अगर हम नया लेबर हायर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी स्पेशल ऑर्डर में क्या हो जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारा लेबर टेम्पररी है ना, पहली बात तो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेम्पररी एंड अ परमानेंट लेबर? हाँ जी, टेम्पररी और परमानेंट लेबर के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? टेम्पररी और परमानेंट लेबर के दरमियान, अच्छा मोहसिन कह रहे हैं कि परमानेंट फिक्स सैलरी लेता है, जरूरी नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है लेकिन जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक, मिनाहिल की बात बिल्कुल ठीक है। परमानेंट जो है ना, अब वैसे नॉर्मली ऐसा भी होता है मोहसिन, आपकी बात भी हम सही कह सकते हैं, ठीक है, आपकी बात भी हम सही कह सकते हैं क्योंकि उसका एक फिक्स वेज है। परमानेंट जो होता है ना वो आपके पेरोल पे मौजूद रहता है भले काम हो या ना हो, ठीक है, बिल्कुल सही मोहसिन, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। परमानेंट वो है जो आपके पेरोल पे मौजूद है, भले काम है नहीं, उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको मंथली पैसे जितने उसके फिक्स हुए हैं वो मिलने ही मिलने हैं, भले वो जितने घंटे भी काम करे, ठीक है। टेम्पररी वर्कर्स कौन से होते हैं? एग्जैक्टली, टेम्पररी लेबर होता है कि जब काम होगा तो काम मिलेगा, जब काम होगा तो पेमेंट मिलेगी, जब काम होगा तो हायर करेंगे, जब काम नहीं होगा, जब एंटिटी भी फारेग है, उसके पास कोई प्रोडक्शन ही नहीं होनी, कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा तो वो लेबर भी फारग बैठा हुआ होगा, उसको पैसे भी उसके नहीं मिलेंगे, तो वो टेम्पररी लेबर होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो परमानेंट और टेम्पररी के दरमियान एक तो हमारे हमें डिफरेंस भी जो है ना वो जरा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, कैन एक्स्ट्रा टाइम बी हायर्ड? अब टेम्पररी लेबर है, ठीक है, टेम्पररी लेबर है, क्या वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है? अगर तो हम अपने टेम्पररी लेबर को एक्स्ट्रा, मतलब अगर हम अपने टेम्पररी लेबर को हायर कर सकते हैं, मार्केट में जो है आपका लेबर मौजूद है जो आप स्पेशल ऑर्डर के लिए हायर कर सकते हैं, तो ऐसी बात है कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या मतलब हुआ, स्पेशल ऑर्डर आया, आप मार्केट में गए, मार्केट में लेबर मौजूद है फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन एम्प्लॉय टेम्पररी लेबर फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर, तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, COH। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया, हम मार्केट में गए, लेबर की मार्केट में गए और हमने लेबर को ढूंढना शुरू किया तो पता चला टेम्पररी लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो हमारा टेम्पररी लेबर हमने दूसरी जॉब्स पे एम्प्लॉय किया हुआ है, जो हमने टेम्पररी लेबर दूसरी जॉब्स पे एम्प्लॉय किया हुआ है वो फिर हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए रखना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो अगेन उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, टेम्पररी लेबर जो हमने दूसरी जॉब्स पे लगाया हुआ है वो अब हमें दूसरी जॉब से हटा के स्पेशल जॉब पे लाना पड़ेगा, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ हायरिंग के अलावा एक और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन लॉस। नॉट ओनली कंट्रीब्यूशन लॉस, मेरी बात ये याद रखिएगा, टेम्पररी लेबर के केस में cost of hiring will always be a relevant cost for any special order। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि अगर ये स्पेशल ऑर्डर ना हो तो हमें कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो नहीं पे करनी पड़ेगी ना, इन एनी केस, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट टेम्पररी लेबर। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो टेम्पररी लेबर की केस में रेलेवेंट कॉस्ट में हमेशा कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो होगा ही होगा, उसकी जो बेसिक वेज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ हायरिंग उसकी होगी, अगर तो हमें उसको दूसरी जॉब से डेविएट करना पड़ेगा तो उसमें कंट्रीब्यूशन लॉस का इजाफा हो जाएगा, एंड दैट्स इट। यहां तक बात समझ आ गई? यस और नो? हाँ जी, बात समझ आती है या नहीं? हाँ जी, मोहसिन कह रहे हैं मैम नो के केस में हम अज्यूम करेंगे ना कि एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास और हमने न्यू बंदा हायर कर सकते हैं। नहीं, नो के केस में आप क्या कह रहे हो, नो के केस में हम ये कह रहे हैं कि हम उसके पास भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, यानी कि हम मार्केट में जा रहे हैं और हम एक्स्ट्रा लेबर हायर नहीं कर सकते, ये बात है, ठीक है मोहसिन? या नो का मतलब ये हुआ कि हम मार्केट में गए टेम्पररी लेबर अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए देखने के लिए, तो पता ये चला कि टेम्पररी लेबर वहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली लेबर शॉर्टेज समझना है, ठीक है, मार्केट में शॉर्टफॉल है, आपके पास जितना टेम्पररी लेबर मौजूद है ना वो तो ऑलरेडी दूसरे कामों में लगा हुआ है ना। अब आप स्पेशल ऑर्डर के लिए गए अपने मार्केट में, जब मार्केट में गए टेम्पररी लेबर को हायर करने के लिए तो पता चला कि टेम्पररी लेबर तो अवेलेबल नहीं है, तो स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर के लिए अब हमें अपनी करंट जॉब्स पे से डेविएट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो नहीं जनाब, एक्स्ट्रा टाइम हायर नहीं कर सकते तो दूसरे ऑर्डर से स्पेशल ऑर्डर पर आएगा लेबर, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग पहले ही दूसरे ऑर्डर पे एलोकेट नहीं हुई होगी, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। टेम्पररी लेबर का हम ये कहेंगे कि भाई देखो आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर कोई काम, मतलब दूसरा भी कोई जॉब ना हो और करंट जॉब भी ना हो, अगर बिल्कुल ही फारग हो तो टेम्पररी लेबर को अगर हमें किसी केस सिनेरियो में हायर करना पड़े तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग उसके लिए रेलेवेंट हो जाएगी ना, उस डिसीजन मेकिंग के लिए, उस एक्शन के लिए हम कहेंगे कि रेलेवेंट है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल ही फारग था, ठीक है, फिर हमने उसको हायर किया। आप ये बात भी तो उसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आप ये बात भी आर्ग्यू कर सकते हो ना कि अब मैंने स्पेशल ऑर्डर के लिए अब मैंने टेम्पररी लेबर को हायर करना है, पता ये चला कि टेम्पररी लेबर कोई और काम भी कर सकता था, ठीक है, जिससे हम प्रॉफिट गेन कर सकते थे। हर चीज है ना, हाँ मतलब थे थू के बारे में, मतलब इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं, क्लियर? हम इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि टेम्पररी लेबर सिनेरियो ये बनता है कि टेम्पररी लेबर आपके पास है, उसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग है फॉर एग्जांपल 30 रुपीज पर आवर या 300 रुपीज पर आवर, ठीक है,
ये उसकी कॉस्ट है। टेम्पररी है, काम होगा तो हम 300 रुपए फी घंटा पे करेंगे, काम नहीं होगा तो हमने उसको कुछ पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। फिर आपको सवाल में ऐसा बताया जाएगा, ये जो टेम्पररी लेबर है, he can be employed in some other job which earns a contribution margin of 20 rupees या 200 rupees, 200 में बात कर रहे हैं, is that clear? तो अब अगर मैं स्पेशल ऑर्डर के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगी ना, तो मैं स्पेशल ऑर्डर के लिए रेलेवेंट कॉस्ट ये कहूंगी कि भाई मुझे स्पेशल ऑर्डर के लिए टेम्पररी लेबर को हायर करना पड़ेगा। वो अभी तक एक्चुअली वो हुआ नहीं है, इसको इस तरह से समझे, वो अभी फारग बैठा हुआ है, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर के लिए मुझे टेम्पररी लेबर को हायर करना पड़ेगा 300 रुपए फी घंटा के हिसाब से, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। लेकिन वो जो टेम्पररी लेबर है वो दूसरा काम भी कर सकता है जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज पर आवर के सेंस में मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बता दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेबर, तो आप कहोगे 300 प्लस 200, दोनों पर आवर है, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। दैट क्लियर? अब बात समझ आई? तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी इसी तरह से दिया जाएगा कि आपको खुद ब खुद बात समझ आ जाएगी। ये बात हमने मटेरियल में भी देखी कि जब हम फ्लो चार्ट देख रहे थे या जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो चीजें इतनी क्लियर नहीं थी, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास सिनेरियो था ही नहीं। जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में सिनेरियो पढ़ते हैं तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसमें किस तरीके से बात को लिखा हुआ है वो आपको खुद ब खुद ही क्लियर कट नजर आ जाएगा कि भाई इसमें कौन सी चीज हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कौन सी चीज हमारी नहीं है, कौन सी रेलेवेंट होगी, कौन सी इररेलेवेंट होगी। सो फार मटेरियल्स के थ्रू तो आपको इसका मतलब यू हैड अ टेस्ट ऑफ दिस, राइट? अच्छा जी, अनस का क्या सवाल है, रेलेवेंट कॉस्ट तब राइज होगी जब एक एंटिटी एक स्पेशल, एग्जैक्टली स्पेशल ऑर्डर का एक एनालिसिस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बात लिखवाई है कि रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ते हुए हमें क्या करना होता है। रेलेवेंट कॉस्ट के चैप्टर में हम ये देखते हैं कि हमने एक स्पेशल ऑर्डर हमारे पास आया, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर करते हैं एक्सेप्ट तो उसकी मिनिमम प्राइस क्या रखें, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। 5:35 हो रहे हैं, क्या ख्याल है 15-20 मिनट का ब्रेक ले लें या 15 मिनट का ब्रेक? 5:35 हो रहे हैं तो 5:50 तक ब्रेक लेते हैं। किसका? मगरिब का टाइम मेरे ख्याल से हर जगह दाखिल हो चुका है। अगर अजान स्टार्ट हो गई है तो यू कैन स्टार्ट प्रेइंग फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको पता है डिफरेंट टाइम जो है वो होता है। तो मगरिब की नमाज है तो उसमें ऑब्वियसली बात है पूरी पढ़नी है सबने, तो जल्दी से 15 मिनट्स मतलब 5:50 तक इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस इस चीज को रिज्यूम करेंगे। ओवर एक्स का भी हम इसको एक दफा नजर मार के फिर एक क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव हल्का फुल्का रखा है क्योंकि मैं भी जल्दी टाइम क्लास स्टार्ट नहीं कर सकी, तो वील ट्राई की 6:30 से ज्यादा हमारी क्लास ना जाए, ठीक है। ओके, This conference will now be recorded. चलें जनाब, अब रिज्यूम करते हैं अपना। लेबर कॉस्ट की आई होप सबको बात समझ में आ गई। परमानेंट है तो क्या होगा, टेम्पररी है तो क्या होगा। परमानेंट के केस में अगर नए लेबर को हायर करना पड़े, अगर वो स्पेयर टाइम नहीं दे सकता तो फिर क्या करेंगे, और अगर उसी लेबर को हम कहें कि जी ओवर टाइम करे तो फिर क्या करेंगे, है ना। और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम दे ही नहीं सकता बिल्कुल भी, तो कंट्रीब्यूशन उसको करंट उसको किसी दूसरी जॉब से हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी जॉब में जो वो कमा सकता है वो हमारी इनकम लॉस्ट होगी। और मैंने आपको ये बात भी बता दी कि इस तरीके से जो डिस्कस कर रहे हैं वो जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ही बात समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो लेबर एक्चुअली कोई दूसरा जॉब कर रहा हो, हमें इस तरीके से बात बताई जाएगी कि करंट स्पेशल ऑर्डर में लेबर की जरूरत है और वो लेबर दूसरी जॉब कर सकता है जिसके ऊपर वो कंट्रीब्यूशन इतने का कमा सकता है। तो हम जब अपने स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट निकालेंगे तो हम ये कहेंगे एक तो हो गया इनकम लॉस्ट, है ना, जो इनकम वो दूसरी जगह से कमा सकता है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी डिस्कशन होगी किसकी, लेबर की, ठीक है जनाब। इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, की पॉइंट क्या है, अनलेस टोल्ड अदरवाइज। अब अगर आपके बारे में क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है कि लेबर जो है वो क्या मतलब क्या परमानेंट है या टेम्पररी है, क्वेश्चन में अगर इस तरह से कोई भी आपको हिंट वगैरह नहीं दी हुई है, क्लियर कट नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो टेम्पररी लेबर है, ठीक है। टेम्पररी वाले हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसकी वजह ये कि नॉर्मली जो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं ना, हम प्रोडक्शन वर्कर्स की बात करें, डायरेक्ट लेबर की बात करें, नॉर्मली प्रोडक्शन लेबर प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि वो टेम्पररी ही होता है, ठीक है। वो जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने कराची में इस तरह के सिनेरियोस देखे हैं खासतौर पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो सुबह के वक्त अगर आप जाएं तो मजदूर तबका जो है वो बाहर फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ होता है, ठीक है, कि अगर हमें हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो हमें बुला लेंगे, ठीक है। संक कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। संक कॉस्ट होती है जो आपकी पास्ट में आपने कॉस्ट इनकर की हो, हिस्टोरिक कॉस्ट का भी यही डेफिनेशन है। हिस्टोरिक कॉस्ट वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि 10 साल पहले मैंने कोई मशीनरी खरीदी थी 10 मिलियन रुपीस की और स्पेशल ऑर्डर आज आ रहा है, तो उस स्पेशल ऑर्डर के लिए अगर मैं मशीनरी को मैंने स्पेशल ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करना है तो वो स्पेशल ऑर्डर जो मेरी मशीनरी की कॉस्ट है वो मेरी संक कॉस्ट होगी, हिस्टोरिक कॉस्ट होगी, क्लियर होगी। इसी तरह मैं आपको ये कह रही हूँ कि जी स्पेशल ऑर्डर में मटेरियल एक्स लगाना है, ठीक है। मटेरियल एक्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है, वो जो इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है वो मैंने 1 महीना पहले खरीदी थी 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो वो 20 रुपीज पर यूनिट मेरी संक कॉस्ट हिस्टोरिक कॉस्ट हमेशा इररिलेवेंट होगा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि वेदर हमें स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो तो पहले से पड़ा हुआ था ना, वो स्पेशल ऑर्डर की वजह से तो आपने नहीं इन्वेंट्री खरीदी, इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर टेम्पररी लेबर कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो टेम्पररी लेबर के लिए अगर आप देखो
टेम्पररी लेबर के दो सिनेरियोज बनते हैं ना, टेम्पररी लेबर के दो सिनेरियोज बनते हैं और दोनों में आपको नजर आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट, उसमें भी कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट, लेकिन अगर वो स्पेयर टाइम आपको नहीं, टेम्पररी लेबर आपको नहीं अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे, तो जो ऐसा लेबर जो कि एग्जिस्टिंग काम भी आपका कर सकता है उसका फिर कंट्रीब्यूशन लॉस जो है वो आपका इन्वॉल्व हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। अब हम जरा ओवरहेड्स को देखते हैं। ओवरहेड्स में सबसे पहली बात तो ये कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो जनरली इररेलेवेंट होते हैं, है ना, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके क्या होते हैं जनरली, क्योंकि दे रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो, है ना। सिर्फ कौन से आपके फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट हो गए, वो जो कि इंक्रीमेंटल इन नेचर है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि जी मेरा रेंट जो है वो नॉर्मली होता है, इसको वैसे कल मैं ये बात कह रही कि इसको हम स्टेप कॉस्ट के जुमरे में नहीं ला सकते, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। तो जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि करंटली जो मेरा फैक्ट्री रेंट है जो कि फिक्स्ड होता है वो है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, है ना। अगर मैं स्पेशल ऑर्डर ले लूंगी ये, तो मुझे एक और थोड़ा सा एरिया जो है ना वो रेंट पे लेना पड़ जाएगा, क्योंकि जगह मेरी कम है, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास है, मेरा जो फैक्ट्री रेंट है, अगर मैं आपको ये बोलूंगी टोटल फैक्ट्री रेंट में मेरा हो जाएगा 2 लाख रुपए पर मंथ, तो 50,000 रुपीज जो मेरा इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज आया फिक्स कॉस्ट के अंदर, वो मेरा रेलेवेंट हो जाएगा फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आर जनरली इररेलेवेंट बट दे कैन बी रेलेवेंट इफ दे आर इंक्रीमेंटल इन नेचर, व्हिच इज क्वाइट मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। इफ अ प्लांट इज ऑपरेटिंग 50% में, जी बिल्कुल, अगर स्पेशल ऑर्डर की वजह से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, भले प्लांट हमारा जिस भी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, अगर फिक्स स्पेशल ऑर्डर की वजह से फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई तो वो रेलेवेंट है, यही तो बात है असल। इसमें हम अभी कैपेसिटी के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, हमने इसमें कैपेसिटी से क्वेश्चन में अगर फॉर व्हाटएवर रीजन आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेंगी बिकॉज ऑफ योर स्पेशल ऑर्डर, दो दैट इंक्रीज जो अमाउंट है ना, जो डिफरेंशियल है करंट का और एक्सपेक्टेड टोटल का, वो आपका रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट होगा, वो स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट का पार्ट हम बनाएंगे। और उसको देखते हुए हमने जो है वो करना है कि जी आसिफ अभी हम आ रहे हैं, एक एक करके जरा आएंगे ना पॉइंट्स पर भी, जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आ जाए। डेप्रिसिएशन को हटा के हमने डिस्कशन किया, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स की हम बात नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन की अभी बात नहीं कर रहे, उसको मैं डेफर कर रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स अगेन आपको पता है कि वेरिएबल, अब आपको बेसिकली टोटल कॉस्ट से आपका कंसर्न होता है ना, कि मैं स्पेशल ऑर्डर अगर ये एक्सेप्ट करूंगी तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, है ना। तो टोटल में आपको पता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो टोटल आपकी फिगर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, है ना। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ योर वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स आपके जनरली रेलेवेंट होते हैं। अगर आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके ओवरहेड्स कम होंगे, अगर आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके टोटल ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ योर वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो जनरली वो रेलेवेंट इन नेचर होता है, लेकिन अगर वो किसी फॉर एग्जांपल किसी भी सिचुएशन में आपको बता दिया गया कि वो किसी फिक्स फैक्टर से रिलेट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमें वो सिनेरियो को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। जो प्लांट एंड मशीनरी आपके स्पेशल ऑर्डर में इस्तेमाल हो रही है, अगर तो वो एग्जिस्टिंग है, वो पहले से मौजूद थी आपके पास, तो पहली बात तो ये हो गई कि उसकी परचेज कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट होगी, है ना। उसकी क्या होगी, परचेज कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि वो तो आपके पास स्पेशल ऑर्डर आने से पहले ही आप खरीद चुके थे प्लांट एंड मशीनरी को, आपने उस प्लांट एंड मशीनरी को स्पेशली स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं खरीदा था। इज दैट क्लियर? तो वो क्या हो जाएगी, फॉर दैट स्पेशल ऑर्डर योर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो कि आपने पास में पे की थी टू अक्वायर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज दैट क्लियर? तो वो आपके पास हो जाएगा इररेलेवेंट। अब हम आते हैं उस एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन के बारे में जरा बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये संक कॉस्ट होती है, ये संक कॉस्ट है, ठीक है, दिस इज संक कॉस्ट। अब आगे आ जाते हैं, अब हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर तो मैं आपको ये कहूँ कि जी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम बेस्ड, और टाइम बेस्ड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर बेसिकली टाइम बेस्ड, 2 मेथड्स, वैसे तो 3 भी हैं, लेकिन आपको पता है कि जो आपका वो है सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, वो आपके अभी सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो आपने सिर्फ वो पढ़ा ही नहीं है ना। तो स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यूडीवी मेथड आपके पास क्या कहलाते हैं, टाइम बेस्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये टाइम पे बेस करते हैं, ये एक्टिविटी लेवल पे बेस नहीं करते, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड, टाइम गुजरता जाएगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर चार्ज होती रहेगी, भले हमारी एंटिटी बंद क्यों ना पड़ी, भले हमारी फैक्ट्री बंद क्यों ना पड़ी हो, टाइम गुजर रहा है तो या तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे या डब्ल्यूडीवी बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में चार्ज करनी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स है वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास है जी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड आवर्स वर्क, है ना। ये आपके क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है। जाहिर सी बात है, इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि डेप्रिसिएशन तब ही होगी जब या तो हम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे या हम हमारे मशीनरी आवर्स जो है वो कंज्यूम होंगे, ठीक है। अगर आपकी फैक्ट्री आइडल है, लेबर भी बैठा हुआ है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो आइडल टाइम में जीरो नहीं जनाब, नोट ना करें, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं, पता तो पता होना चाहिए, ये तो आप इतनी दफा पढ़ चुके हैं इंट्रो में भी, FR 1 में भी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं टाइम बेस्ड मेथड्स और एक्टिविटी बेस्ड। अब मुझे एक बात जरा सोचकर बताइए, मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज है फॉर एग्जाम्पल ₹10 मिलियन, ठीक है। पहली बात तो ये, मेरा पहला आपसे सवाल ही होगा, अब मेरे पास एक स्पेशल ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर को मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ। पहली बात तो ये, क्या मैं उस स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट में क्या इस कॉस्ट ऑफ परचेज को शामिल करूंगी या नहीं, ये हो जाएगा मेरा इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहली बात तो ये स्पेशल ऑर्डर की वजह से तो मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी, तो एग्जिस्टिंग थी, तो संक कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है ना, मैं सिनेरियो 1 मेरा ये है
सिनेरियो 1 है, इस एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है ₹50,000 पर एनम। अब मुझे बताइए इस सिनेरियो में क्या 50,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है उसको आप अपना कैलकुलेट अपने उसमें लेंगे, क्या रेलेवेंट कॉस्ट में लेंगे? इसको नहीं लेना है ना, इसको आपने अपनी रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? आप ये कहेंगे कि भले हम स्पेशल ऑर्डर ले या ना ले, आपका 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही होना है, तो ये स्पेशल ऑर्डर की वजह से हमारा कोई डेप्रिसिएशन इनकर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने ये रखती हूँ कि डेप्रिसिएशन के लिए वो ये कहता है कि जी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज ऑफ यूनिट्स पर यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, मैं अगर आपको ये बता दूं कि जी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कितनी है, अभी तक याद रखिएगा इन पूरे सिनेरियोज में अभी तक हमने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट किया नहीं है, अभी हम तो इवैल्यूएट कर रहे हैं ना कि एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे लिए फिजिबल है भी या नहीं। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स की। ठीक है, आपके पास जो स्पेशल ऑर्डर आया उसकी वजह से वो आया है 5,000 यूनिट्स का। ठीक है, यानी कि फिर आपकी अगर आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? 25,000 यूनिट्स। 20,000 तो आप एग्जिस्टिंग अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। दैट क्लियर? अब मुझे बताइए, मेरे पास नंबर 1 सवाल, पहला सवाल तो ये कि क्या डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होगी स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, और अगर इसका जवाब यस है तो मुझे अमाउंट भी बताइए, कितनी अमाउंट हम लेंगे एज रेलेवेंट कॉस्ट। जी बिल्कुल ठीक। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन के लिए आप मेथड यूज कर रहे हैं वो है यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड है, ₹1000 ऑन एन एवरेज आप एलोकेट कर रहे हो कि जी डेप्रिसिएशन है हमारी पर यूनिट प्रोड्यूस, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन वो होगी 1000 into 5000। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल ऑर्डर हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में इजाफा होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल ऑर्डर कितने का इजाफा होगा 5 मिलियन का। तो बात समझ आ गई? अगर आप इसको फिक्स्ड ओवरहेड्स का पार्ट बना रहे हो तो किसी ने भी मेरे से सवाल पूछा था ना कि अगर डेप्रिसिएशन आपका यूनिट प्रोड्यूस मेथड पे, तो पहली बात तो ये कि वो फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट फिर तो बनेगा ही नहीं, है ना? आपको ये बात पता है कि जी पर यूनिट प्रोड्यूस और आवर्स वर्क मेथड से अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो वो वेरिएबल ओवरहेड होगा, है ना, क्योंकि हर साल वो अब एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड अगर होता है तो फिर हम डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड ओवरहेड कहते हैं। इज दैट क्लियर? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ जी, अब बात समझ आ गई? तो यहाँ इस सिनेरियो में आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो अगेन बिल्कुल नहीं होता अगेन, लेकिन आपको काफी चीजों में इस तरीके से देखना पड़ता है। मैंने इसीलिए आपको वहां पे मेंशन कर दिया था कि हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से नॉन कैश आइटम्स है वो हमें कंसिडर करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। आगे जाके जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, जब उसमें हम ये IRR वगैरह इस्तेमाल करेंगे, कैश फ्लोज को यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि डेप्रिसिएशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से कंसिडर जरूर की जाएगी। बिल्कुल ही एंटायरली हमने उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो वो जहाँ पे इग्नोर करेंगे ना बिनाहिल, वो आपको बात समझ आ जाएगी कि क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इजाफा, डेप्रिसिएशन में इंक्रीज आ रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशल ऑर्डर की एक्सेप्टेंस, तो डेफिनेटली दिस इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ऑब्वियसली डिसाइडिंग वेदर यू शुड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर और नॉट, है ना? ऐसा भी ना हो ना कि पता चले कि भाई नॉन कैश हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द स्पेशल ऑर्डर कि हमारी एंटिटी पूरी लॉस में चली जाए, तो वो भी तो बात ठीक नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिफरेंट तरीके का यहाँ पे चीजों को कंसिडर करें। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आगे उसने एक और बात लिखी हुई है, फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू। अभी हम एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी में ही खड़े हुए, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी में अब उसने एक बड़े मजे की बात ये बोली है कि फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट। हाँ जी, ये बात जरा कोई समझाएगा कि मतलब क्या हुआ इस बात का? हाँ जी अगर हम एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को स्पेशल ऑर्डर में इस्तेमाल करें, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू में फॉल कैसे आएगा? वेयर एंड टियर आपको नहीं लगता कि बढ़ जाएगा? एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी अभी इस्तेमाल की जा रही है 20,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, है ना? प्लांट की यूजेज ज्यादा हो जाएगी। अब अगेन ये उसी सिनेरियो में हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करेंगे, है ना? हम अपनी तरफ से ये बात नहीं अज्यूम करेंगे कि भाई जब भी स्पेशल ऑर्डर आएगा एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिरेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई स्पेशल सिनेरियो होगा ना, ऐसा कोई होगा कि भाई जिसकी मार्केट, आपको पता है कि जनाब आपके जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो मोर और लेस उनसे उनकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन से भी रिलेट करती है ना, अमंग अदर फैक्टर्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूं कि स्पेशल ऑर्डर में उसको इतना ज्यादा एग्जैक्टली जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी तो बताना है कि कितना डिक्लाइन आया रेजिडुअल वैल्यू में। इज दैट क्लियर? नहीं जनाब, उसमें आपको बताएगा ना कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल ऑर्डर हमारी एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी में इतने का डिक्लाइन आएगा रेजिडुअल वैल्यू में, तो फिर उतने का डिक्लाइन इसी स्पेशल ऑर्डर से पर्टेन करता है ना, पूरा का पूरा फिर इसी स्पेशल ऑर्डर से पर्टेन करता है, स्पेसिफिक परसेंटेज हम क्यों लेंगे? इज दैट क्लियर? तो जो डिक्लाइन एंड जो फॉल इन रेजिडुअल वैल्यू है, जो डिक्रीज इन रेजिडुअल वैल्यू जिस अमाउंट से होगी वो स्पेसिफिक अमाउंट हमारी हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से ही आपका जो है वो डिक्रीज आया है रेजिडुअल वैल्यू में। इंक्रीज हम नॉर्मली देखते नहीं, हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली भी हमें क्लिक नहीं करी पाती, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम आते हैं इसको जरा मैं सिंपली अभी फॉर द टाइमिंग रखूंगी। अगर आपने स्पेशल ऑर्डर के लिए नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़े, अगर स्पेशल ऑर्डर के लिए अगर आपको नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़े, तो आपको बात समझ में आ रही है, उस केस में उसकी परचेज प्राइस माइनस उसकी एक्सपेक्टेड डिस्पोजल या प्रोसीड वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू क्या होगी? आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इसी चीज को फोकस कर रही हूँ, ठीक है, परचेज प्राइस माइनस रेजिडुअल वैल्यू इन अदर वर्ड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है,
तो सिंपली स्पीकिंग नई प्लांट एंड मशीनरी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़े उस आपको स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर के लिए, तो उसकी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी परचेज प्राइस ऑफ दैट रेलेवेंट प्लांट एंड मशीनरी माइनस उसकी मार्केट वैल्यू। अब इसमें एक और सिनेरियो भी आ सकता है, हो सकता है आपको उस स्पेशल ऑर्डर के लिए नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी ना पड़े, आपको रेंट पे लेना पड़े, ठीक है, रेंट पे लेना पड़े, तो रेंटल कॉस्ट फिर उसकी रेलेवेंट हो जाएगी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो परचेज ही करना पड़े। इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करी, मोस्ट ट्रांसफर वैल्यू का नॉट डिस्कसिंग इट। डिस्पोजल वैल्यू इज फिक्स्ड, इसलिए हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मींस नहीं जनाब, डिस्पोजल वैल्यू फिक्स्ड है। क्या मतलब हुआ इसका? मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने आपको ये सिनेरियो बता दिया, स्पेशल ऑर्डर विल रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट कॉस्टिंग, ये देख लीजिए 1 मिलियन रुपीज का, एग्जैक्टली 1 मिलियन रुपीज का स्पेशल इक्विपमेंट मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए जरा, मुझे आप बताइए नेट बेसिस पे मुझे रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आएगी? मैं अगर 1 मिलियन रुपीज का स्पेशल इक्विपमेंट खरीदूंगी तो टाइम खत्म होने के बाद मैंने उसको बेचना भी तो है ना। मैंने उसको बेच के वापस से रिटर्न रीइंबर्स कितने हो जाएंगे? मुझे 1 मिलियन मेरे जेब से खर्चा निकलेगा इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से, तो मुझे बाद में 1,50,000 रिकवर भी तो हो जाएंगे। तो नेट बेसिस पे मेरे पास रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? परचेज कॉस्ट माइनस उसकी डिस्पोजल वैल्यू, इज दैट क्लियर? माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू। अब बात समझ आई? तो 8,50,000 उसकी क्या बनती है? रेलेवेंट कॉस्ट बनती है, जो हमें अपने स्पेशल ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करनी है, स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट में। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपना इसका जरा फिल टिप पेन अपना लिख रहा हूँ। मुझे जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका मैं प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट में लिखवाना चाह रही हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। ना नोट करें, जो भी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी वो नोट करें, ठीक है। आई विल बी राइट बैक। This conference will now be recorded. चलें जनाब, तो इसको जरा हम प्रॉपर अपने पास, ये अब आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। चलें जनाब, हम बात कर रहे हैं किसकी? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेबर का मैं दोबारा फ्लो चार्ट नहीं बना रही, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पैक के हैंडबुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको भी बना के दिखा रही हूँ, हम आपके सामने बना रहे हैं क्या रेलेवेंट, ये कॉपी कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रेलेवेंट कॉस्ट को अगर हम किसी इसको देखेंगे तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो होता है आपके पास ठीक है, या तो परचेज करेंगे या रेंट करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, अगर तो आपने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है ना, अगर परचेज करना मतलब करेंगे, अगर तो हम परचेज करेंगे तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी? परचेज कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू हाँ जी, आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है या अभी भी हल्की है? अब सही है? चलें, इसको जरा कॉपी करें। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपने नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या तो खरीदना है या फिर आपने रेंट करना है उस ऑर्डर के लिए, तो अगर तो आप वो नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी परचेज कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द जॉब, है ना। जैसे ही स्पेशल ऑर्डर वो खत्म होगा, हम उस स्पेशल मशीनरी को वापस बेच देंगे, क्योंकि वो मशीनरी हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमने तो वो स्पेशल ऑर्डर के लिए खरीदनी है। इज दैट क्लियर? और अगर आपने उस स्पेशल मशीनरी को रेंट करना है, अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? rental cost for the period of the job. Is that clear? ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हमारे पास आता है दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास existing property plant and equipment है which can be used for this order, आरसी का मतलब है रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। जहां पे भी आरसी हमने लिखा हुआ है उसका मतलब है रेलेवेंट कॉस्ट। उस सिनेरियो में रेलेवेंट कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी? इट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
चलें यहाँ तक कॉपी कर रहे हैं, फिर आगे एक और पॉइंट नोट करेंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है ना कि अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बस लेकिन उसको थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्टली, अब वो डिपेंड करता है ना। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास चीजें क्या क्या, सिनेरियो क्या क्या है। अगर हम इसको जरा देखें कि व्हाट इज मेंट बाय दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी अभी हमने लिखा, तो अगेन क्या सिनेरियो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? हम हायर ऑफ ऑल द ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द हाईएस्ट ऑफ व्हाट, contribution lost on ठीक है। और हो सकता है सवाल में आपको ये बताया गया हो कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है, जो हमें इस स्पेशल ऑर्डर पे लगाने की जरूरत है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी ही हम स्पेशल ऑर्डर पे लगाएंगे, लेकिन आप उस एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को रेंट आउट कर सकते थे। अगर ये स्पेशल ऑर्डर ना एक्सेप्ट करते तो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को आप रेंट आउट कर सकते थे, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या चीज इन्वॉल्व हो जाएगी? रेंटल इनकम, है ना। अगेन क्वेश्चन में ऐसी बात मेंशन होगी तो हम देखेंगे ना। ठीक है, हम अवेलेबल सिनेरियोज को इवैल्यूएट करते हैं, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सिनेरियोज लिख रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, से कम सिनेरियो भी हो सकते हैं। ठीक है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक और चीज क्या आ जाएगी, वही फॉल इन वैल्यू। हाँ जी, हमने ये पढ़ा ना, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी से रिलेटेड नंबर 1 डेप्रिसिएशन, अगर आपका नंबर ऑफ यूनिट्स पर है तो फिर यानी कि अगर वो एक्टिविटी बेस्ड है तो वो तो रेलेवेंट होगा ही होगा। उसके अलावा क्या चीज रेलेवेंट होगी, आपके पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन अनदर जॉब फॉर द पीरियड ऑफ दिस जॉब। ठीक है, आपने स्पेशल ऑर्डर करंट जॉब पे लगाया, आप उसको किसी दूसरे जॉब पे लगा के कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे, तो वो जो कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन है, इनकम लॉस है, वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। या फिर जो रेंटल इनकम लॉस है, आप स्पेशल ऑर्डर पे लगाने के बजाय उसको रेंट आउट कर सकते थे, रेंटल इनकम क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो वो जो रेंटल इनकम फॉर गॉन है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती थी। या फिर जो फॉल इन वैल्यू है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यू टू यूज इन दिस जॉब, राइट, तो इसमें से जो भी आपके पास हाईएस्ट अमाउंट होगी, नहीं वो तो आपके पास अलग है ना, प्रोडक्शन बेस्ड डेप्रिसिएशन अलग है। अगेन जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, सिनेरियो पढ़ेंगे, तो आपको इंशाल्लाह बात और क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ ये नोटिंग करें, ये मेजर आपके पास रूल्स है, अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी, वो हम सवाल जब देखेंगे तो फिर क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं जरा अपने क्वेश्चन के ऊपर। 622 हो रहे हैं, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। एंड पहले होम असाइनमेंट नोट कर लें बिफोर क्लास एंड्स। होम असाइनमेंट आपका है क्लास वर्क नंबर 9 और एग्जाम्पल है, और अब प्रोसेस कॉस्टिंग के भी हमने मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है आईटैप की, और ये है पेज नंबर कौन से पे, दिस इज ऑन पेज नंबर 371। ठीक है, ओ सॉरी, क्लास वर्क 10, क्लास वर्क 10 नहीं किया था ना। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, और फिर प्रोसेस कॉस्टिंग का भी हम डिस्कस करते हैं। जिसको आपकी तरह यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जल्दी से कॉपी करें, फिर हमने एक क्लास 11 जो है वो अटेम्प्ट करना है, आज स्टार्ट करना है। वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो होम असाइनमेंट होगा फिर आपका। प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए तो वैसे भी आपको मैं टाइम दे रही हूँ ना, ठीक ठाक। हाँ जी, डन, थोड़ा ऊपर। प्रोसेस नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है। चले जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के होम असाइनमेंट है, बिल्कुल असाइनमेंट है। चले जनाब, अब हम आ जाते हैं जल्दी से क्लास वर्क 11 पर आते हैं। ये सारी चीजें अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेबर का हमने देख लिया, अब हम वेल इक्विप्ड है कि हम एक बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो अपना देख लें। एग्जांपल आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास वर्क 11 पे। ये है जनाब बीबी कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम जरा रिक्वायरमेंट इसकी देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट मिनिमम प्राइस दैट द कंपनी शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट फॉर द 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B22। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो भी सवाल आएगा तो उसमें आपसे नॉर्मली या तो ये पूछा जाएगा कि बताएं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होंगी, ये तो आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी मिनिमम प्राइस क्या कोट करनी चाहिए, तो अब सवाल ये होता है कि मिनिमम प्राइस होनी क्या चाहिए। ये बात मैं कल भी आपको समझा चुकी हूँ, इसको अगेन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम प्राइस, अगर आप एक बिजनेस होते हो ना,
तो आप ये कहते हो कि हम एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को तो कवर करें, हम इतनी प्राइस रखें कि हमारी जितनी भी रेलेवेंट कॉस्ट हैं वो कवर हो जाए, यानी कि इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, यानी कि हम ब्रेक इवन तो करें, नो प्रॉफिट नो लॉस शुड बी आर मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव, कि अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो चलो लॉस भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम प्राइस का मतलब यही होता है कि वो क्या प्राइस है जिस पर आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मिनिमम इतनी रखेंगे, तो अगर थोड़ा सा मिनिमम से ऊपर करेंगे तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, है ना, बात समझ आई। तो एनी प्राइस दैट इज चार्ज अबव द मिनिमम प्राइस, मिनिमम ये कि इससे गिरनी नहीं चाहिए, इससे बढ़ सकती है, तो अगर आप इससे ज्यादा प्राइस रखोगे तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट की तरफ ही जाओगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, द मिनिमम प्राइस इज द प्राइस दैट इक्वल्स द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आइटम्स, एनी प्राइस इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम प्राइस विल ऐड टू द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। साथ ही आपको क्या करना है, एक तो आपने कैलकुलेट करना है मिनिमम प्राइस को, ठीक है, साथ ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन ब्रीफली बट क्लियरली हाउ ईच फिगर इन द मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो आपने जो कैलकुलेशंस करनी है ना, देखें कल भी जब हमारा सेशन हुआ था आईकैप के अंदर, उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल ये किया था, बड़ा ही कोई फ्रस्ट्रेटेड सा स्टूडेंट था सीपैट का, और आप लोग भी डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो ये कहता गया था कि जी मैं 3 दफा से 49 48 पे आईकैप मुझे फेल कर रहा है, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, वो यही बेसिकली जो है वो कह रहा था कि भाई आईकैप तो पास करना ही नहीं चाहता, ठीक है, मैं सारी एग्जाम कर चुका हूँ, मैं पास पेपर्स को अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मैं सारे जो है वो पैके हैंडबुक के सवाल कर चुका हूँ, पता नहीं कौन से पेपर की वो बात कर रहा था, आईकैप के मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ, लेक्चर क्लासेस में रेगुलरली अटेंड करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 3 अटेम्प्ट से मेरा कोई सब्जेक्ट है वो फंसा हुआ है, मुझे 48 49 पे आईकैप फेल करता है। तो उसमें जब मेरे से मैंने ये सवाल ही पूछा तो मैंने उनको ये कहा, देखिए पहली बात तो ये कि जब आप 48 या 49 पे फेल होते हैं ना, तो इस बात को याद रखें, आप 1 या 2 मार्क्स से फेल नहीं हो रहे, आप पूरे 51 या 52 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, ये बात जरा अपने दिमाग में बिठाएं, ठीक है। आपके अंदर जो डेफिशिएंसी है ना, वो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की नहीं है, वो एक्चुअली पूरे 51 या 52 या 53 मार्क्स की है, इज दैट क्लियर। तो आप व्हाई डू यू ऑलवेज फोकस ऑन दैट 1 or 2 मार्क्स दैट आर रिक्वायर्ड टू पास, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द रिमाइंडर ऑफ द मार्क्स दैट यू लॉस्ट एज वेल, ठीक है। आप इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल अपने दिल से कहती हूँ कि हर स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है, हर स्टूडेंट पढ़ता है, एटलीस्ट एग्जाम से एक दिन पहले तो बुक्स खोलता होगा ना। अगर तो आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपने जी एग्जाम से 3 महीने पहले जी प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी थी, तैयारी स्टार्ट कर दी थी, रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी आप बार बार फेल हो रहे हैं, आप हर दफा बड़े अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, तो फिर उसमें मेरा सवाल उस बच्चे से ये होता है, आप क्या मुझे इस बात की गारंटी देते हो कि ठीक है आपने पिछले 3 महीने 6 महीने आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उन 3 घंटों में आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अप्लाई किया, उसमें इसका मतलब है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बात समझ आ रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है, नॉलेज आपको हर चीज की है, आपने हर चीज समझ के रखी हुई है, लेकिन उन 3 घंटों में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्या पेपर की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की है, नहीं। वो पूछ रहा होता है ए, लेकिन आप जवाब दे रहे होते हो बी, आप बी को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हो कि बी क्या है, अल्फाबेट बी इज द सेकंड अल्फाबेट इन द होल कलेक्शन, राइट, बट वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है ए की, कि मुझे ए की एग्जांपल्स दें, इज दैट क्लियर। आपने बी की एग्जांपल्स दे दी, आपने कहा बी से बॉय, बी से बलोचिस्तान, बी से फलाना, बी से फलाना, राइट, वो बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट है, वो बी की एग्जांपल्स हैं, लेटर वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर बी, बट द एग्जामिनर वाज आस्किंग फ्रॉम कि मुझे एक बताओ कि ए से कौन कौन से लेटर वर्ड आते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप लोगों की नॉलेज में, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आप एग्जाम से 1 2 3 4 दिन पहले खासतौर पे आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैक्टिस दैट यू डू, बिकॉज ऑफ ऑल द क्लासेस यू अटेंडेड, बट हाउ यू अप्लाई दैट इन द 3.5 मतलब 3.25 आवर्स एग्जाम हॉल में आपने उस पूरी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई किया, वो बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, आपको पता है ये रेलेवेंट कॉस्ट का सवाल है, आपको पता है मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट निकलती किस तरह से, लेबर की किस तरह से निकलती है, बट व्हाट इज एक्चुअली, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली बट क्लियरली, व्हिच मींस व्हाट, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि एक तो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने कैलकुलेट करना है रेलेवेंट कॉस्ट को, मिनिमम प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन की हद तक तो आसान है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी वो साथ में मांग रहा है, तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल एलिमेंट भी उसमें उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने ये रेलेवेंट कॉस्ट इसके लिए तो क्यों लिया, इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। मटेरियल मैं जरा 1 2 चीजों का आपको जरा आंसर लिखवा दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि एक्सप्लेनेशन की साथ साथ किस तरह से देनी है। फुल मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन भी दोगे, मार्क्स कटेंगे अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सिर्फ कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक है। BB company has received an inquiry from a customer for the supply of 500 units of a new product B22. तो product B22 हमारा हो गया स्पेशल ऑर्डर। Negotiations on the final price to charge the customer are in progress and the sales manager has asked you to supply relevant cost information. ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है the following information is available. Each unit of product B22 requires the following raw materials. Raw material type है X और Y. 4 kilograms of X and 6 kilograms of Y are required for each unit. और आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है रीजन फॉर वेरिएंस, हमने देखा हुआ है ना, आपको वो पार्ट बी में नॉर्मली पूछता है कि क्या रीजन है, फेवरेबल वेरिएंस आया तो आया, तो मैंने आपको बताया था कि पैक हैंडबुक में भी आपको होम असाइनमेंट भी दिया था रीड करने के लिए, स्टडी टेक्स्ट में से और पैक हैंडबुक में से, तो हर वेरिएंस का रीजन फॉर वेरिएंस आपको गिवन है। वैसे भी हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम हल्का फुल्का वेरिएंस को डिस्कस भी करते हैं ना, कि क्या वजह है कि भाई एक्चुअल रेट अगर आपको ज्यादा पड़ा तो ऐसी बात है रेट वेरिएंस आएगा, ठीक है, क्या वजह है रेट इंक्रीज होने की वो आपने रीड कर लेने हैं पैक हैंडबुक और स्टडी टेक्स्ट से, ठीक है ना। तो एक
प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिट में 4 किलोग्राम एक्स के और 6 किलोग्राम वाई के। ये तो इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका अभी हम इसको यूज करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। चलिए जब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। द कंपनी हैज 5000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल एक्स करंटली इन स्टॉक। मुझे जरा यहीं पे रुक के जरा बताएं कि मुझे प्रोडक्ट B22 के लिए स्पेशल ऑर्डर के लिए कितने मटेरियल एक्स का चाहिए, कितना किलोग्राम चाहिए? 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, है ना। 4 किलोग्राम है तो 2000 किलोग्राम आपको मटेरियल एक्स के चाहिए। अच्छा जी, मटेरियल एक्स के ऑलरेडी स्टॉक में कितने हैं? 5000 किलोग्राम, यानी कि सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि क्या मटेरियल एक्स कहीं और इस्तेमाल तो नहीं होता, कहीं वो रेगुलर यूज में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो रेगुलर यूज में है तो फिर हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए 2000 किलोग्राम बाहर से खरीदने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर वो स्पेशल ऑर्डर के लिए, अगर वो रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमें आगे देखेंगे। आगे वो कह रहा है दिस वाज परचेज लास्ट ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7 पर केजी। तो पहली बात तो ये कि 7 पर केजी यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट इसकी बनती है वो हमारे लिए इंटायरली इररिलेवेंट है, ये तो आपने इनकार कर चुके हो, है ना। आगे चलते हैं। If not used to make product B22, this stock of X could either be sold for ₹7.5 per kg। सेल करने की वो बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रेगुलर यूज में शायद है ही नहीं, है ना। वो ये कह रहा है ना कि this stock could be either be sold at 7.5 per kg or converted at a cost of ₹1.5 per kg so that it could be used as a substitute for another raw material। यानी कि in itself it is not in regular use, kind of, right? It is not in regular use। मटेरियल एक्स को हम सीधा सीधा कहीं और कहाँ लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा है कि उसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं किसी और रॉ मटेरियल में, as a substitute for another raw material Z which the company requires for another production। The current purchase price per kilogram for materials is 0.9 rupees 9.5 for material Z and rupees 8.25 per kg for material X। अब जरा मुझे इस पूरे सिनेरियो को देखकर बताएं आपको क्या लगता है। मैं अगर आपसे ये कहूँ, अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करते हुए एक्सप्लेन भी करूंगी। तो सबसे पहला मेरे पास जो आ जाता है स्टॉक जो है मेरा, वो आ जाता है मटेरियल एक्स का, ठीक है। ये हम कर रहे हैं क्लास वर्क नंबर 11, ठीक है जनाब। और इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी वर्किंग किस तरह से करेंगे। अब आपने कैलकुलेशन करना है ना, तो आपको चाहिए कि जी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम प्राइस। आपने थोड़ा सा बता दिया अपने एग्जामिनर को कि हम वर्किंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप का बना लें, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पे अब आप जगह छोड़ दें इसकी, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल एक्स की, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर 500 यूनिट्स। टोटल पहले हम कर ले, फिर हम पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अपेरेंटली यहाँ पे हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल एक्स है, मटेरियल वाई है। फिर आप 4-5 और लाइनें छोड़ें क्योंकि हमें और अभी तक हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक एक करके पार्ट सॉल्व करवाती रहूँ, ठीक है, रादर देन रीडिंग। तो वैसे आइडियली तो हमें पूरा सवाल पहले रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, आप टाइम वेस्ट नहीं करें मोहसिन, आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आप चले जाएं, ये आप सवाल खुद अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से, वो कोई मसले वाली बात नहीं, दिस इज वेरी इजी। चलिए मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से क्वेश्चन जरा गो थ्रू आपको करा देती हूँ। सेकंड पार्ट में मटेरियल एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, थर्ड पार्ट में मटेरियल वाई के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में ये बता रहा है कि आपको स्किल्ड लेबर चाहिए और अनस्किल्ड लेबर चाहिए प्रोडक्ट B22 को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में वो स्किल्ड लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है और पार्ट नंबर 6 में अनस्किल्ड लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर मैं अपना टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का एक स्टेटमेंट टाइप का बनाना चाहूँ तो मेरे पास कुछ यूं होगा, स्किल्ड लेबर कॉस्ट फॉर द स्पेशल ऑर्डर, अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट का टोटल फॉर द स्पेशल ऑर्डर, और पार्ट नंबर 7 में वो बात कर रहा है ओवरहेड्स की, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में ओवरहेड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अगर आप चाहो तो आप ही पूरा हिस्सा खाली भी छोड़ दोगे भाई, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे चीजें डालते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा मटेरियल एक्स में आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी मटेरियल वाई स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर आप एज होम असाइनमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मटेरियल या अगर आप कहते हो तो ये हम कल ही कंटिन्यू कर लेंगे इसको, जो है वो एज होम असाइनमेंट सिर्फ 2 ही रखें क्योंकि फिर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी तो करने हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 होम असाइनमेंट्स काफी है। मटेरियल एक्स में सिर्फ अभी सॉल्व करवाना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ मटेरियल एक्स भी सॉल्व करेंगे, बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। मटेरियल एक्स पर आते हैं। अब जरा मुझे देखकर बताएं मटेरियल एक्स मटेरियल वाई आप कर लीजिएगा, मटेरियल एक्स और वाई कर लेते हैं, कल फिर हम लेबर वाले कर लेंगे, ठीक है। होम असाइनमेंट में सिर्फ एक ले लेते हैं, ठीक है। चले ताकि टाइम सेव हो जाए ना। अब हम आ जाते हैं मटेरियल एक्स में। पहली बात तो ये कि ये जो 7 रुपीज पर केजी कॉस्ट है ना, ये इररिलेवेंट है, ये सम कॉस्ट है। अब हम आ जाते हैं बाकी चीजों पे। अगर आप इस स्पेशल ऑर्डर में मटेरियल एक्स को इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास क्या होगी, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना। एक तो आपके पास हो गया डिस्पोजल प्रोसीड फॉरगॉन, ठीक है। डिस्पोजल प्रोसीड फॉरगॉन कितने हैं, 7.5 पर केजी, इज दैट क्लियर, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स में पहली चीज तो आपके पास होगी डिस्पोजल, अभी कॉपी लिखना मत शुरू कीजिएगा, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको लिखवाऊंगी प्रॉपर। डिस्पोजल प्रोसीड आप जो फोरगो कर रहे हो है 7.5 पर केजी के हिसाब से, और आपको 2000 किलोग्राम चाहिए, है ना। आपको कितने चाहिए, 2000 किलोग्राम चाहिए स्पेशल ऑर्डर के लिए। तो इस स्पेशल ऑर्डर के लिए एक तो आपके डिस्पोजल प्रोसीड आपके हाथ से निकल रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है, अगर आप इस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट स्टॉक है मटेरियल एक्स का जिसमें 2000 किलोग्राम भी शामिल है जो आपको रिक्वायर्ड है, वो क्या हो रहा है, it can be converted at a cost of ₹1.5 per kg so that it could be used as a substitute for another raw material Z which the company requires for other production, ठीक है। अब इधर आ जाए, मटेरियल Z की प्राइस पर किलोग्राम कितनी है, 9.5। मेरी बात अब गौर से सुनिएगा,
अगर आप इस स्पेशल ऑर्डर में मटेरियल एक्स को इस्तेमाल नहीं करते और मटेरियल एक्स इस्तेमाल होता है फॉर कन्वर्जन इनटू अनदर रॉ मटेरियल, तो देखिए हो क्या रहा है, मटेरियल जी की जगह अगर मटेरियल एक्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरी प्रोडक्शन में, क्योंकि आप इसको स्पेशल ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, मटेरियल जी की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि आप आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप 2000 किलोग्राम स्पेशल ऑर्डर में नहीं लगाते तो ये 2000 किलोग्राम इस्तेमाल हो जाएंगे मटेरियल जी की जगह। इज दैट क्लियर? मटेरियल जी की जगह इस्तेमाल हो जाएंगे फॉर अनदर प्रोडक्शन। ठीक है, अब मटेरियल जी की जगह अगर वो इस्तेमाल करने दें हम, तो इसका मतलब है मटेरियल जी की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, है ना। मटेरियल जी की कॉस्ट सेविंग कितनी है, ₹9.5 पर किलोग्राम, ₹9.5 किलोग्राम आपकी सेव हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ है, गौर से सुनिएगा, हमारे पास इसका मतलब एक और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, क्या आ गई, 2000 किलोग्राम अगर आप स्पेशल ऑर्डर में लगा लें तो क्या हो जाएगा, मटेरियल जी आपको खरीदना पड़ जाएगा, है ना। मटेरियल जी क्या होगा, आपको खरीदना पड़ जाएगा दूसरी प्रोडक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप मटेरियल एक्स तो यहाँ लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इधर आ जाए, what is going to be the cost of alternative material into which this material could be converted into, वो है 9.5 रुपीज पर केजी। एग्जैक्टली, अब आगे करेंगे, अब आगे मैं पढ़ती हूँ ना, आगे मैं आपको कराती हूँ, ये बात समझ आ गई। मटेरियल एक्स मैंने स्पेशल ऑर्डर में लगा दिया तो मुझे क्या करना पड़ गया, मटेरियल जी खरीदना पड़ जाएगा दूसरे ऑर्डर के लिए, दूसरे काम के लिए। इज दैट क्लियर? तो मटेरियल जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मुझे इंटर करनी पड़ जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल इनटू व्हिच दिस मटेरियल कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू। हाँ जी, बात समझ आई। मटेरियल एक्स हमने वहां लगाने के बजाय अगर इधर लगा दिया तो वहां के लिए हमें मटेरियल जी खरीदना पड़ जाएगा जिसकी कॉस्ट पर यूनिट है 9.5 केजी, लेकिन एक सेविंग भी हो जाएगी। अगर हम मटेरियल एक्स यहाँ लगा देंगे तो वहां पे जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करनी पड़ जानी थी वो हमारी सेव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो माइनस क्या होगी, कन्वर्जन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? माइनस, यानी कि नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो मटेरियल एक्स यहाँ लगाने की वजह से, इस स्पेशल ऑर्डर लगाने की वजह से आपको एक्चुअली 8 केजी का खर्चा पड़ जाएगा, 8 रुपीज पर केजी का खर्चा पड़ जाएगा दूसरी प्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर? यहाँ पे बात समझ आ रही है? मैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस करते हुए ये बात देखती हूँ कि स्पेशल ऑर्डर अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी क्या इनकम फॉर गो होगी, तो मैं वो, या फिर मेरी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होगी, है ना। तो मैं पहली बात तो ये कह रही हूँ कि अगर मैंने ये 2000 किलोग्राम स्पेशल ऑर्डर में लगा दिए तो मुझे मेरी 7.5 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से इनकम लॉस हो जाएगी, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। फिर दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि या तो मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर देती, या फिर मैं ये कर सकती थी मटेरियल एक्स इस स्पेशल ऑर्डर में लगाने के बजाय मैं मटेरियल एक्स दूसरी प्रोडक्शन में लगा सकती थी। मैंने मटेरियल एक्स अगर इस स्पेशल ऑर्डर में लगा दिया तो मुझे दूसरी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जी खरीदना पड़ जाएगा जिसकी कॉस्ट कितनी है, 9.5 पर केजी। तो ये मेरा खर्चा हो जाएगा ना, स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से खर्चा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बता दिया गया है कि अगर मैं मटेरियल एक्स को ही इस्तेमाल करती तो मुझे मटेरियल एक्स दूसरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने की वजह से 1.5 रुपी पर केजी की कन्वर्जन कॉस्ट भी इनकर होनी थी, जो कि आप सेव हो रही है क्योंकि मैं मटेरियल एक्स को लगाएंगे अदर प्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर? तो नेट बेसिस पे अदर प्रोडक्शन में मेरा खर्चा क्या आ रहा है, बिकॉज मैं मटेरियल एक्स वहां नहीं लगा रही, नेट बेसिस पे मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग मटेरियल एक्स इन स्पेशल ऑर्डर रादर देन इन अदर प्रोडक्शन, वो है 8 रुपीज पर केजी। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये उठता है, हम अपनी मटेरियल एक्स की रेलेवेंट कॉस्ट क्या ले, इनकम फॉर गॉन या कॉस्ट in other production because of not being able to use material X there, तो हमारे पास उसका क्या आंसर आता है, higher of the two, है ना, higher of the two। तो higher of the two is going to be our opportunity cost, higher of the two is going to be our opportunity cost, जिसमें क्या सिलेक्ट हुआ, 8 रुपीज पर किलोग्राम। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? तो अब यहाँ पे हम इधर आ जाते हैं और अभी इधर हम कैलकुलेट एक्सप्लेनेशन भी साथ देंगे। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स, एक्स की परचेज प्राइस तो इररिलेवेंट है ना, क्यों? एक्स की परचेज प्राइस इररिलेवेंट है, क्यों? कोई बताएगा मुझे? 8.25 इररिलेवेंट है, क्यों भाई? नहीं, ये तो करंट परचेज प्राइस है ना, ये सम कॉस्ट तो ये हो गई ना बच्चे, 7 पर केजी, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हुई ना, ये जो इन्वेंट्री हमने खरीदी हुई है इसकी कॉस्ट पर यूनिट थी। वो ये कह रहा है कि करंट परचेज प्राइस एक्स की कितनी है, 8.25। मुझे बात बताइए, क्योंकि वो स्टॉक है, उस स्टॉक में ऑलरेडी है ना, 2000 किलोग्राम ऑलरेडी स्टॉक में है और वो रेगुलर यूज में नहीं है। ठीक है, 2000 किलोग्राम ऑलरेडी स्टॉक में है और मटेरियल एक्स को एज इज आप किसी मतलब उसमें इस्तेमाल नहीं करते ना, रेगुलर यूज में आपकी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मुझे खरीदनी तो पड़ेगी नहीं, मटेरियल एक्स मुझे खरीदना पड़ेगा ही नहीं, है ना, मैं मटेरियल एक्स अपने इन स्टॉक से ही लूंगी। और इन स्टॉक में मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसको बेच सकती थी या फिर मैं उसको किसी दूसरे मटेरियल में पहले कन्वर्ट करती और फिर उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती। एज इट इज अगर मटेरियल एक्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है तो फिर वो उसको कहते हैं कि इट इज ऑफ रेगुलर यूज, और वो नॉर्मली आपको बता देता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, कि वो नॉर्मल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। चलें जी, तो अब क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज ₹8 पर केजी व्हिच इज द हायर, ठीक है, व्हिच इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। हाँ जी, कौन सी कॉस्ट?
मैं भी आपको लिखवाती हूँ, अभी आपको मैं शो करती हूँ, ठीक है। फिलोसफी इग्नोर्ड, चलें जनाब, इज दैट क्लियर? लिखना शुरू करें। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स। अच्छा, डोंट वरी, वंस यू गो इनटू फर्म, आपकी फर्म में जब जाएंगे ना तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आई एम सो कंफर्टेबल यूजिंग एक्सेल बिकॉज आई हैव यूज्ड इट सिंस लाइक एवर सिंस आई वाज इन माय आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसलिए बहुत कंफर्ट एक लेवल हो जाता है। हाँ जी, रेलेवेंट कॉस्ट आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बड़े याद हो जाते हैं। Relevant cost of material X is ₹8 per kg, which is higher of the following cost. So material X से related हमारे पास cost कौन-कौन सी हैं जो हम consider कर सकते हैं? 7 per kg, 7.5 per kg, 8 per kg और 8.25। तो आपने हर एक को explain करना है क्यों accept किया है, क्यों reject किया। Relevant cost of material X is ₹8 per kg, which is higher of the following cost. Disposal income foregone of ₹7.5 per kg and cost of material Z to be used in other production minus conversion cost saving of material X, ठीक है। other production में क्योंकि material Z इस्तेमाल अब होगा तो इस वजह से conversion cost की saving भी हो रही है। तो material Z इस्तेमाल खरीदने की cost minus conversion cost की saving। material X को अगर convert करते पहले तो एक cost incur करनी पड़ती जो कि अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट क्लियर? ठीक है ना। तो 8 पर केजी का वहां पे खर्चा आएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या क्या हो जाएगी? या तो डिस्पोजल इनकम फॉरगॉन या रेलेवेंट कॉस्ट में हमने इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। दैट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। आगे चलते हैं। अब हम सवाल जवाब ये देंगे कि हम 7 किलोग्राम को हमने क्यों नहीं कंसीडर किया, सिंस इट्स अ हिस्टोरिक कॉस्ट, इट्स अ सम कॉस्ट, है ना। जो हमने करंट हमारी इन्वेंटरी जो 2000 किलोग्राम हम यूटिलाइज करेंगे उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी वो थी 7 पर किलोग्राम के हिसाब से 14,000 रुपए। तो 14,000 रुपए को आप क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, सिंस इट्स अ सम कॉस्ट। सिमिलरली सिंस मटेरियल एक्स रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल ऑर्डर इज इन स्टॉक एंड इज नॉट इन रेगुलर यूज, वी विल नॉट हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, आपने एक छोटे छोटे सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन देनी तो है। अब इसको अगर आप और कंसाइज कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करता है तो आप कर लें, लेकिन आपने मेन पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। दिस इज नॉट अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपने हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली छोटे छोटे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? Hence the current market price ₹8.25 per kg will also be ignored. तो आपने 8.25 को भी इग्नोर कर दिया और 7 per kg को भी इग्नोर कर दिया। तो मुझे बात बताइए, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर 5000 यूनिट्स कितनी होगी? मटेरियल एक्स की तरह हम वर्किंग करते हैं, हमें 500 यूनिट्स के लिए कितने किलोग्राम चाहिए होंगे? 500 into 4 है ना, 500 into 4 किलोग्राम पर यूनिट। और आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आपने कितनी सिलेक्ट की? ₹8। इज दैट क्लियर? तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट एंड 500 यूनिट्स की आप पहले कैलकुलेट कर लें, फिर आप पर यूनिट भी निकाल लीजिएगा ताकि एग्जामिनर ने तो सिर्फ आपसे क्या टोटल मिनिमम प्राइस मांगा हुआ है, तो गिव मी अ मिनट, उसने आपसे मांगा हुआ है कैलकुलेट मिनिमम प्राइस आपने कोट करनी है, तो आप टोटल भी बता दें और पर यूनिट भी बता दें, हो जाएगा खुद ही, है ना। चलिए इनटू 8, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट जो मटेरियल एक्स की है टोटल 500 यूनिट्स पूरे ऑर्डर की वो है 16,000। इज दैट क्लियर? मटेरियल वाई की कर लेंगे, मटेरियल वाई का करना इज योर होम असाइनमेंट और रिमेनिंग मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। बाकी 3-4 जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो मटेरियल वाई की भी आप वर्किंग के साथ एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, पीछे से आप चेक कर लें थोड़ा बहुत कि आपने पॉइंट, ऑब्वियसली बात है थ्योरेटिकल आंसर में आप क्या लिखते हैं और बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कोई और स्टूडेंट बी किस तरह से लिखता है वो डिफरेंट ही होगा, बस मेन पॉइंट आपने अपने आंसर में जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल वाई जो है ना वो आप करेंगे एज होम असाइनमेंट। तो आपके पास एक्चुअली 3 होम असाइनमेंट हो गए, बहुत छोटे छोटे हैं, कोई डिफरेंट बात नहीं है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आज 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं सर जाहिद को रिक्वेस्ट तो जरूर करती हूँ। अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के होम क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने जो बेसिकली आप लोगों को वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ यूनिफॉर्मिटी के लिए, तो मेरे पास जो लिस्ट कंपाइल हुई है वो मैं ग्रुप पे कर दूं, मैसेज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे लिखवाने के बजाय। तो होम असाइनमेंट आपका एक तो आपके पास हो गया जी, क्लास वर्क नंबर 10 करना है, एक आपने सॉल्व करनी है एक एग्जांपल 3 पेज नंबर 371 पैक हैंडबुक की, ठीक है, और एक आपने करना है क्लास वर्क नंबर 11 का आपने सॉल्व करना है फॉर मटेरियल वाई, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास का जो ग्रुप है उसमें कम्युनिकेट होगा। उसके बाद उसके लिए आपके पास थर्सडे नहीं, अगर थर्सडे तक आप नहीं सॉल्व कर पाते तो मैं इवन फ्राइडे देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा काम है ना। ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि जी आपको जो ओन प्रैक्टिस में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास करेंगे, उसके लिए इतनी कोई हमारे पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन बेहतर है इस हफ्ते तक आप कर लें इसको, ठीक है। चले जी, ठीक है जनाब। तो आपके पास वैसे कल के लिए ये 3 होम असाइनमेंट्स है, काइंडली इनको करके क्लास में आइएगा। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आई होप इसको इंटरेस्ट लेके थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा फिर करने में, ठीक है। चले जी, यही तक रखते हैं फिर। अच्छा, मैंने आप लोग के स्टैंडर्ड बजटिंग का मैंने आपको टेस्ट की डेट बताई है, कब है बजटिंग? बजटिंग का टेस्ट मैंने कम्युनिकेट किया है कि कब है? बजटिंग का हो गया? ओ हाँ, बजटिंग का हो गया, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले वीकेंड पे रखूँ ताकि आपके पास ये एम्पल टाइम हो। आपके पास इसमें होगा कि आप बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देंगे। थर्सडे नहीं तो फ्राइडे को हम अपनी डिस्कशन क्लास भी रख लेंगे। तो सैटरडे संडे आपका इंशाल्लाह 25 एंड 26 जनवरी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का टेस्ट होगा। एंड अराउंड दैट टाइम हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी क्लोजिंग की तरफ होगा। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का भी फिर आप अगले वीकेंड पे एक्सपेक्ट करेंगे जी, अगले वीकेंड पे। चलिए देख लेंगे मुनीबा, वो तो हमारे ऊपर है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस में तो कोई मसला है ही नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस तो आप नहीं कहेंगे, मैं रखने को तैयार हूँ डिस्कशन क्लासेस में, क्वेरी डिस्कशंस, ठीक है।
उसमें कोई मसला नहीं है, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पहले फोकस कर लेंगे या बजटिंग को पहले फोकस कर लेंगे, जो भी आपका मर्जी है वो कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में रह जाएगा उसके लिए एक और क्लास रख लेंगे, नो इश्यूज। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेंगे ताकि उसमें टेस्ट भी अगर आपका आ रहा है तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। पढ़ना है अभी बैठिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं, एटलीस्ट टिल 12 बजे तक आप कोशिश करेंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।